प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में खुश आमदेद। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर फौजदारी वकील सरदार इसहाक से, जो कि वकील हैं किसी और के नहीं बल्कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साहिबजादे अरसलान इफ्तिखार के, जिन पे इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने एक ऐसे शख्स से माली फ़ायदे उठाए जिसके मुकदमात उनके वालिद मोहतरम चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अदालत में ज़ेर समाअत थे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है और अब ये मामला ज़ेर तफ्तीश है, ज़ेर तहकीक है। मगर अरसलान इफ्तिखार ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई दरख्वास्त दायर की और कहा है कि उन्हें एतबार नहीं है उस तहकीकाती टीम पे जो हुकूमत ने बनाई है, और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उस तहकीकाती टीम को रोक दिया है काम करने से। मगर आपको ये बता दें कि सरदार इसहाक जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ अब बात करने चले हैं अरसलान इफ्तिखार के इस तमाम मामले के ऊपर, और हम इनसे वो तमाम सवालात करेंगे जो मीडिया में या सुप्रीम कोर्ट में आज तक उठाए गए हैं। सरदार इसहाक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त न्यूज़ को वक्त देने का। सरदार साहब, सबसे पहले तो ये आपसे हम पूछना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आपकी इस दरख्वास्त का क्या मकसद था कि आपको एतमाद ही नहीं है सरकार के इदारों पर, हुकूमत के इदारों पे? हुक्म में सिर्फ ये कहा गया था कि वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अटॉर्नी जनरल दैट ही शुड मूव दी स्टेट मशीनरी। इसका भरपूर नाजायज़ फ़ायदा उठाया अटॉर्नी जनरल साहब ने, क्योंकि ये जब हाई कोर्ट के जज थे तो एक रिट दायर हुई थी सिंध बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके आखिरी जज अरसलान के वालिद चीफ जस्टिस थे, और उस जजमेंट की बिना पर अटॉर्नी जनरल जजशिप से महरूम हो गए थे। इनको फिर नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल बनाया गया। एक और केस सुप्रीम कोर्ट में आया, हारस स्टील मिल्स, जिसमें अरसलान के वालिद साहब भी उस बेंच में शामिल थे, और उस फैसले की रोशनी में ये इस ओहदे से भी फारिग कर दिए गए। साफ ज़ाहिर है कि उनके दिल में अरसलान के बारे में किस कदर कोई बुग़्ज़ और नाखुशगवारी मौजूद होगी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अगरचे उस आर्डर में ये नहीं था कि किसके हवाले किया जाए, इन्होंने नैब को चुना। वो नैब जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग पहले बाकायदा बयान दे चुके थे कि ये केस हमारे लिए काबिल समाअत नहीं है, इसमें कोई पब्लिक मनी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई बैंकों के लोन्स का मामला नहीं है, ये दो अफराद के दरमियान मामला है, ये हमारे लिए काबिल समाअत नहीं है। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने उनको ये नहीं कहा कि ये केस आप इसको देख लें, उन्होंने ये लिखा कि आप इसमें FIA के, पुलिस के फलां बंदे शामिल करेंगे, और उसके बाद ये तफ्तीश करके हर 15 दिन के बाद मुझे रिपोर्ट करेंगे। सरदार साहब, बारी बारी इस बात की तरफ आते हैं। पहला आपने एतराज अटॉर्नी जनरल पे किया कि उनका जाती तासुब था क्योंकि उनको नुकसान हुआ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के फैसलों से जी। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो अटॉर्नी जनरल को ही हुक्म दिया था ना कि जो भी कार्रवाई करनी है उन्हें करनी है। अगर ऐसी कोई बात थी तो ये सुप्रीम कोर्ट के जहन में ये बात नहीं होनी चाहिए थी कि ये अटॉर्नी जनरल मुनासिब शख्स नहीं है हदायत देने के लिए। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म गलत शख्स को दिया, ये जानते बूझते हुए कि वो मुतासिब हो सकता है। अटॉर्नी जनरल, पहली बात तो ये है, मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट के दिल को ये बातें शायद पता हो सकता है ये साहिबान उन बेंचों में ना हो। नहीं, लेकिन इतना बड़े वाकयात आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं पता था कि मैं नहीं कह सकता, लेकिन अदरवाइज मैं कहता हूँ कि जज नेक नीयत होते हैं, वो दूसरों को नेक नीयत समझते हैं। तो अटॉर्नी जनरल नेक नीयत नहीं हो सकता? वो भी तो एक आईनी ओहदा है। मैं कहता हूँ कि नेक नीयत क्यों नहीं हो सकता, लेकिन वो अमाल से पता चलता है कि नेक नीयत था या नहीं, वो आप अमल देख लें। तो अब चीफ जस्टिस के बेटे की तहकीकात करने की वजह से अटॉर्नी जनरल को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई नया आ जाना चाहिए? मैं नहीं कहता,
तो फिर इसका तरीका क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया है, अब इसका क्या हल है? आप मेरी बात थोड़ी सुन लेना। उन्होंने नेक नीति से हुक्म दिया था कि किसी एजेंसी के हवाले कर देंगे। किसके हवाले करते हैं? FIA के हवाले कर सकते थे, पुलिस के हवाले कर सकते थे, उस नैब के हवाले कर दिया जो वो भी उतने मुतस्सब थे जितने के ये हैं। मैं बताता हूं आपको वजह, आप सुने क्यों किया गया है, उनके हवाले क्यों किया गया है। उनके हवाले इसलिए किया गया है कि बुखारी साहब की बेटी बैरिया में काफी सालों से मुलाजिम थी। जी थी। अब इस्तीफा दे दिया शायद उन्होंने। बात तो सुने ना जी। 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, तो 15 तारीख को इस्तीफा दिया है। तो ये एक अच्छा इकदाम हुआ कि नहीं? थोड़ी सी बात सुने ना, ये इकदाम हम समझते हैं कि ये भी बदनीति पे मबनी था। ये ऑर्डर होने के बाद और ये तय होने के बाद जिनके हवाले किया जाएगा, उसके बाद ही इस्तीफा दिया गया है। लेकिन एक बात तो आप नोट फरमा लेना कि क्या बुखारी साहब, रियाज साहब के मरहून मिन्नत नहीं थे, जिनकी बेटी वहां से अरसद रात से बड़ी हैवी तनख्वाह ले रही थी, मरहून मिन्नत नहीं थी? और सरदार साहब, इसी फार्मूले को अगर हम चीफ जस्टिस की फैमिली पे लागू करें तो चीफ जस्टिस भी ऐसे बड़े महकमों के केस सुनते रहे जिनके बेटे के साथ उनके कारोबारी ताल्लुकात थे। Absolutely। जिन महकमों के साथ, TCL का ले लें, टेलीफोन कंपनीज का ले लें, कंसल्टेंट रहे अरसलान इफ्तिखार। तो अगर नैब के चेयरमैन की बेटी मलक रियाज के इदारे में मुलाजम थी, तो इसमें पूरे इदारे का क्या कसूर? थोड़ी सी बात सुन लेना, फिर फर्दर चले ना, आप जब बात खत्म तो नहीं हो जाती। फिर उन्होंने जो किया वो भी देख लेना। पहली बात है कि अटॉर्नी जनरल को कोई इख्तियार नहीं था कि वो उनको यह हिदायत दे कि एक बंदा नैब से लें, एक बंदा FIA से लें, एक बंदा पुलिस से लें। ये किसी भी एजेंसी के हवाले हो सकता था, ना ये कि चुन चुन कर वो बंदे लें जो मलिक रियाज साहब के अंडर थंब हों। मैं आपको ये बता दूं कि ये बेनिफिशरी हैं चेयरमैन नैब फराम मलिक रियाज। ये बात नहीं, तो ये बात अगर करते हैं तो अभी बात पूरी नहीं। वो जो आपने दूसरी बात कही है, ये कंसल्टेंट पहले तो कभी नहीं रहे, ये तो उस फर्म में जाने के बाद जो अपनी बनाई थी, बाद में कंसल्टेंट हुए, पहले नहीं थी। मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद ये कंसल्टेंट रहे व्हेन ही मेड हिज ओन फर्म। एक बात समझिए। अब अगली बात भी सुनो ना, यहां बात खत्म नहीं हो जाती। एक बंदा रखा उन्होंने जिसको मलिक रियाज साहब ने बैरिया में गाड़ दिया हुआ है। हमने बाकायदा लिखा, हाउस नंबर सो दिया हुआ है। कौन बंदा है वो? उसका नाम जरा, वो क्या करता है? वो नैब का अब इस वक्त वो मुलाजिम है। ऑफिसर किस ग्रेड में? वो किसी तफ्तीशी खाते में फाइल मंगवाते हैं। मैं बताता हूँ, उसकी भी हिस्ट्री सुनते एक एक ही सुनते जाएंगे। पहले वो नैब में था, फिर वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में चला गया। वहाँ एक शान ग्रुप था, उसके साथ मेल मिलाप करके नुकसान पहुँचाता रहा बैंक को भी, अपने मफाद के लिए, अपने पर्पज़ के लिए। वो सारे केसेस का हवाला मैंने अपनी इस पिटीशन में दे दिया है। फिर वापस दोबारा इन्होंने फिर ले लिया उसको अपने पास, नैब वालों ने। He has got it tainted past। वो तैयारी का कागज होगा मेरा जो मैं सरदार साहब, नैब के अंदर ऐसे अगर बदनवान लोग मौजूद हैं, डिसऑनेस्ट लोग मौजूद हैं, तो सिर्फ चीफ जस्टिस की बेटे की तहकीकात उनसे क्यों छीनी जाए? नैब को बंद नहीं कर देना चाहिए आपके ख्याल में? वैसे तो हम खुद कहेंगे कि ऐसी नैब को तो फौरन बंद करना चाहिए। और ये मुतालबा आप तभी करते हैं जब चीफ जस्टिस के बेटे पे इल्जाम लगता है। इससे पहले भी जरूरत नहीं पड़ी ना। इससे पहले आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि नैब जैसा अदारा नहीं महसूस, और उसमें कई हजार मुकदमा ज़ेरे समाअत थे और सुप्रीम कोर्ट खुद नैब जैसे इदारे को तहकीकात भेजती रही है अपने अहकामात में। हज से भी स्टार्ट ले लें, अगर हज स्कैंडल, NICL स्कैंडल, ये नैब को भी तहकीकात जो है सुप्रीम कोर्ट खुद देती रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता था इन सारी बातों का? आपको पता ही है कि कितने बंदे वहां से रिमूव ही किए गए हैं। आपको पता कितने बंदों को ट्रांसफर भी किया गया है। यही हाल FIA का है, यही हाल पुलिस का है। किस किस को ठीक करेंगे आप? तो इसका मतलब FIA भी अरसलान इफ्तिखार की तहकीकात के काबिल थोड़ी आप बात अगली सुनते जाए तो आपको समझ आएगी। इस बात को एक आधी दरमियान में टोकने टाकने से नहीं होती, वो बात खत्म हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, वो बंदा जो है
उसकी मैंने 7 कागजात लगाए हुए हैं अपनी रिव्यू पिटीशन में, उससे मुतल्लिका पेपर लगाए हुए हैं। जी, नाम उनका? मैं अभी बताता हूँ कि उनका पास क्या था और अब वो कैसे लाए गए हैं, एंड हाउ ही हैज बीन मेड नाउ हेड ऑफ दिस। सरदार साहब, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके तफसीलात दोबारा जानते हैं, एक वक्फे के बाद। तो एफआईए को भी बंद कर दें, नैब को भी बंद कर दें। जो केस इन हैंड है हम इसको देखेंगे। केस इन हैंड तो चीफ जस्टिस के बेटे का है ना भाई, बात ये इंसान है ना, वो असूल सबके शहरी लिए है, असूल सबके लिए बराबर नहीं होने चाहिए, लेकिन शहरी है। क्या अरसलान इफ्तिखार को गिरफ्तार करके थाने में नहीं ले जाना चाहिए, मलिक रियाज को गिरफ्तार करके थाने में नहीं ले जाना चाहिए, इन दोनों को पकड़ के तफ्तीश नहीं होनी चाहिए? ना ना ना। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सरदार इसाक से, जो वकील हैं अरसलान इफ्तिखार के और जो साहिबजादे हैं चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के। सरदार इसाक साहब, ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का जो हेड बनाया उन्होंने, उसका नाम कौसर इकबाल है। मैंने अपने रिव्यू पिटीशन में वो सारे कागजात मैं सबूत के लगा दिए हैं कि इनका पास क्या था। ये कैसे पहले नैब में थे और उसके बाद फिर ये NPB में चले गए, वहाँ शॉन ग्रुप से इन्होंने बातचीत की और उसमें जो घपले हुए वो सारे भी रिकॉर्ड की बात है। ये फिर दोबारा नैब ने फिर इनको ले लिया है और ये अब उनके पास है। बैरिया में इनका घर है, एक्टिव लॉजेस में कर दिया गया है। हमारा केस है कि ये तो बैरिया तो बहुत बड़ा है, बैरिया टाउन में रहने वाला हर शख्स शायद नाअहल हो गया किसी भी ऐसी तहकीकात के लिए। मैं ये कहता हूँ, मैं नहीं कहता, मैं हर शख्स नहीं जिनको नवाजा गया है मैं उनकी बात करता हूँ। और इनको मुफ्त घर दिया गया है? मैं हमें इतना यही है, इसके दस्तावेजी सबूत भी हैं। मैं बहरहाल आप ये कह रहे हैं कि ये टीम नैब का काम नहीं था तहकीकात करना, मगर ये टीम नैब की तो नहीं है। अगली बात सुने, अभी बात थोड़ी सी सुनने। अब इन्होंने एक बंदा जो रखा, फैसल मेमन SP। हमारा ये केस था कि फैसल मेमन का भी ये पर्सनल आदमी है इसका, रियाज का, इसको इन्होंने पोस्ट कराया एज SP बैरिया। ये वहाँ SP रहा है। अब ये इस बंदे का नाम इसलिए चुना गया कि इनका परवरदा समझ लें आप, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जिस दिन पहली मरतबा मलिक रियाज साहब कुछ आए सुप्रीम कोर्ट में, तो इनके साथ काफ़ी सारे बंदे थे जो सिक्योरिटी को ब्रीच करके, रूल्स को ब्रीच करके सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए धक्के मौके के साथ। और ये फैसल मेमन उनके साथ में चिमटा हुआ ना, ये जा रहा है आखिर तक उनके साथ मजाक करता हुआ और उनसे हंसी खेल करता हुआ, ये शख्स इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। ये वही है जिसकी CCTV फुटेज सुप्रीम कोर्ट अब रिकॉर्ड पे ले आई है। हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की, बल्कि हमने नहीं की, सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब सिक्योरिटी के इंचार्ज होते हैं, लेकिन आपने बाद में की, पहले सुप्रीम कोर्ट ने। उनको रिपोर्ट हो गई थी कि उस दिन सिक्योरिटी ब्रीच हुई है जो कि इनटॉलरेबल है। उन्होंने उसकी ऑलरेडी बाकायदा सेक्रेटरी को भी हुक्म दिया हुआ था और सारा, और फुटेज को भी देख लिया था। उस दिन हमारे सामने ये फुटेज चलाई गई, फैसल मेमन को सामने बैठाकर, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नैब। वो जज कौन थे? जस्टिस खिलजी आरफ साहब? मुझे नाम नहीं पता उनका, मुझे उनका नाम नहीं पता। तो फुटेज में नजर आ रहा था कि हम्बल सर्वेंट की तरह साथ चल रहे हैं चिमटे हुए। तो ऐसा बंदा चुन चुन कर भी ये बंदे वो रखे जो कि मलिक रियाज के परवरदा बेनिफिशरी, ये वो लोग थे। तो बहरहाल ये बहुत सी वजूहत हैं जिसकी वजह से आपको इस तहकीकाती टीम पे एतराज़ है, और बज़ाहिर आपके ख्याल में वो मुतासिब हो सकते थे। वो मुतासिब होने से मुतासिब हैं। मैं सरदार साहब एक आपसे ये मालूम करना चाहता, जो इल्ज़ामात लगे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट भी इसको जारी बात है इसका एक निगरानी कर रही है इस तमाम तहकीकाती अमल का, तो उसके बाद अगर ये तहकीकात की रिपोर्ट आ जाती, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट इसका जायज़ा ले सकती थी। तो क्या वजह है कि पहले तहकीकात को नहीं होने दिया गया और उसको स्टे चीफ जस्टिस का बेटा इसमें इन्वॉल्व है, इसमें सुप्रीम कोर्ट शायद ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। जब हमें मालूम हो गया कि हमें तो मगरमच्छों के जबड़े में डाल दिया गया है, तो आपका क्या ख्याल है मैं उस वक्त तक इंतज़ार करूं जब ये मुझे हज़म कर लें? मुझे तो उसी वक्त अदम एतमाद करना चाहिए जब मुझे पता चल गया है कि ये लोग ठीक नहीं हैं और ये कभी ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं कर सकते, तो मुझे उसी वक्त चैलेंज करना चाहिए था।
और मैंने उसी वक्त चैलेंज किया। बाद में चैलेंज करने का क्या कौन फायदा? कर सकता है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी? सर देखे ना, मैंने पहले दिन भी कह दिया था कि जी मेहरबानी करके कोई जुडिशियल ऑफिसर कर दें। मैं नहीं कहता कि जो अदर सर्विस है, बिल्कुल नहीं कहता। ये कहेंगे जी ये मातहत है भाई, आफ्टर ऑल रिटायर्ड जजेस भी तो है ना। नहीं मतलब वो जुडिशियल ऑफिसर मतलब कोई जुडिशियल कमीशन बना दें, बेशक बना दें। तो फिर वो जो हुकूमती कानून है, जो कानून सबके लिए बराबर है, तो चीफ जस्टिस के बेटे पे इल्जाम लगे तो कमीशन बन जाए, आम आदमी पे इल्जाम लगे तो पुलिस पकड़ के उठा के थाने में बंद कर देते। एक सेकंड, अगर हम समझते कि ये दुरुस्त तौर पर दयानतदारी से वहाँ भेजा गया है और उन लोगों के पास भेजा गया है जो दयानतदार होंगे, तो मैं कभी एतराज नहीं तो करता। आम शहरी के लिए तो दयानतदार अफसर नहीं ढूंढे जाते, वो फिर शख्सियत के लिए तो बड़े वकील भी मिल जाते हैं आप जैसे उनको। और आम शहरी तो थानों में लेतर खा रहा होता है। आम शहरी आ जाए, आम शहरी मेरे पास आ जाए ना, मैं हेल्प करूंगा, उसकी ऐसी बात नहीं है। इतना शायद इतना सस्ता ना हो काम। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन बात क्या है लेकिन उसके लिए पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो तहकीकाती टीम को रोक देती है। एक आम आदमी पे इल्जाम लगता है, वो लोग जेल में डाल के उसको भूल जाते हैं। सरदार साहब ठहरे ना, एक सेकंड ठहरे। जब अपनी आंखों से जज देख लें कि ये टीम का एक मेंबर मलिक रियाज साहब के साथ हम्बल सर्वेंट की तरह चल रहा है, तो अब भी ना रोकते, उसको क्या ख्याल है आपका? आंखें बंद कर लेते, साफ नजर नहीं आ रहा कि कभी ठीक नहीं करेंगे। तो उसकी सिक्योरिटी, मलिक रियाज की सिक्योरिटी किसकी जिम्मेवारी है? पुलिस उसको सिक्योरिटी नहीं देगी? ना ना ना, मलिक यहाँ सिक्योरिटी का हमारा अपना सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट में। मलिक रियाज को अपना सिक्योरिटी सिस्टम हमारा मौजूद है, वहाँ हमारे आदमी मौजूद होते हैं। अगर उसने ब्रीच की है तो क्या उस पे इल्जाम ये है कि वो मलिक रियाज को मुलाजम की तरह ट्रीट कर रहा है? मुलाजम He was not on duty. He was not on duty. He was nobody. And apart that, ना पता चल रहा है ना कैसे आ रहा है साथ उसके एज ए हम्बल सर्वेंट चल रहा था। अच्छा सरदार साहब, जो इल्जामात लगे अरसलान इफ्तिखार के ऊपर, इसको यहाँ मैं खत्म करता जी हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने एस्टेब्लिश कर दिया है बिफोर द कोर्ट कि ये बदनीति पे मबनी था नैब में भेजने का, और ये वहाँ भेजा गया है जहाँ के मलिक रियाज के परवरदा लोग मौजूद हैं और हमारे साथ मुखासमत रखते हैं। तो FIA में मलिक रियाज के बकौल आपके परवरदा लोग नहीं होंगे, तो फिर FIA भी नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैं कहता हूँ ना, इसीलिए मैं कहता हूँ जुडिशियल कमीशन बना दें। तो जुडिशियल कमीशन एक आम शहरी के लिए तो कमीशन बनता नहीं है, ये इस्लाम इफ्तिखार के लिए क्यों बने? बात ये है, मैं कहूँगा आम आदमी के लिए बनना चाहिए। मैं ये तो कहूँगा मतलब पूरा निजाम ब्रेकडाउन हो गया है। नहीं, इसको तो करें ना, FIA को भी बंद कर दें, नैब को भी बंद कर दें। जो केस इन हैंड है हम इसको देखेंगे। केस इन हैंड तो चीफ जस्टिस के बेटे का है ना भाई, बात ये इंसान है ना, वो तो असूल सबके शहरी लिए, है, असूल सबके लिए बराबर नहीं होने होना चाहिए, लेकिन शहरी है। क्या अरसलान इफ्तिखार को गिरफ्तार करके थाने में नहीं ले जाना चाहिए? मलिक रियाज को गिरफ्तार करके थाने में नहीं ले जाना चाहिए? इन दोनों को पकड़ के तफ्तीश नहीं होनी चाहिए? ना ना ना, पहले इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद ना इल्जाम जब साबित होगा तब किया जाएगा। आपका मतलब पहले तो इंक्वायरी तो आप होने नहीं दे रहे ना। मैं इंक्वायरी कब रोकता हूँ? मैं कहता हूँ जरूर हो, लेकिन ईमानदार आदमी से हो, और उसकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे? नहीं, हम नहीं देंगे। और कोई सरकारी इदारा ईमानदार नहीं है? नहीं, मैं हुकूमत पे आप एतबार नहीं कर रहे? देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ऑनेस्ट आदमी हर जगह मौजूद है, अगरचे हाल है। तो आप नाम ले लें। फिर मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता कि अगले ये कहेंगे दूसरी पार्टी कि देखें जी अपने बंदों का नाम। FIA में ऑनेस्ट आदमी मौजूद है? मुश्किल है। नैब में ऑनेस्ट आदमी मौजूद है? वेरी डिफिकल्ट। पुलिस में कोई ऑनेस्ट आदमी आप बता दें? मैं बता सकता हूँ आपको, जिन पर आपको एतबार है। कुछ बंदे हैं, लेकिन आपको लाख में एक मिलेगा जो सर्विस भी छोड़ देंगे। लेकिन तो चीफ जस्टिस के बेटे के ऊपर लगे इल्जाम की तहकीकात के लिए कोई पवित्र, कोई फरिश्ता, कोई शफाफ किरदार का आदमी की तलाश की जाएगी? नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी। हम कहते हैं ठीक है, जुडिशियल कमीशन ना दें। अगर कमीशन ना बने आपको उससे कम मंजूर नहीं है? नहीं, उससे कम अब मंजूर नहीं होगा। जिन हालात में नहीं साफ जाहिर हो गया है, अब अदालत एक इश्तिहार देगी कि कोई ईमानदार आदमी जो चीफ जस्टिस के बेटे पे लगाए गए इल्जाम की तहकीकात करे। नहीं करे बात, कोई इश्तिहार नहीं देंगे। वो कैन आस्क ऑलराइट, ठीक है, सम रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, सम रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, सम इवन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट। अच्छा, तो अब मुल्जिम ये शराइत तय करेगा कि उसके खिलाफ हम सजेशन लेंगे कोर्ट को, हम कोर्ट को सजेशन, ये उनकी मर्जी है, हो सकता है हमारी बात ना माने। ये आप मानते हैं कि जो ये टीम बनाई गई थी मुश्तरका तहकीकाती टीम, ये सिर्फ नैब की नहीं थी? नहीं, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो चुन चुन के वो लोग रखे गए थे जिनको हमारे साथ मुखासमत या
मलिक रियाज के परवुर्दा होने की पोजीशन थी। आप ये कह रहे हैं कि आपके क्लाइंट के वालिद के फैसलों की वजह से इन लोगों की आपके साथ मुखासमत यही थी। बात है। लेकिन दूसरी तरफ इल्जाम ये है कि आपके क्लाइंट के वालिद के फैसलों की वजह से ये लोग आपके क्लाइंट को माली फायदा देते रहे। माय डियर, पहली बात तो ये है ना, ये बात वाजे हो गई है। खुद मलिक रियाज ने अपनी कंसाइज स्टेटमेंट लेकर दिया है कि हमें चीफ जस्टिस पे एतमाद है। अच्छा, तो अब मलिक रियाज चीफ जस्टिस के पवित्र होने का सर्टिफिकेट देंगे? ये उसने लिखकर ही दे दिया है। मतलब एक मुल्जिम जो है वो कहेगा कि नहीं चीफ जस्टिस सही है। मैं चीफ साहब ने उसको मारा था, तुम लिख कर दो, उसके वकील साहब ने लिख के दिया। तो क्या मलिक रियाज के इस बयान पे आपको यकीन है, लेकिन जब दूसरी बात करता है तो उस पर आप यकीन नहीं करते? लेकिन बात सुने, जो दूसरी बात है ना उसकी, वो साबित वो करेगा तो देख लेंगे ना, आपके सामने आ जाएगी। नहीं, तो इसमें साबित करने की जरूरत नहीं है। किसने? मलिक रियाज कहता है कि नहीं ठीक है जी, मैंने कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। मलिक रियाज ने ये लिख दिया हुआ है कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर हर तरह एतमाद है। तो जो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, क्या रात के अंधेरों में मिलते रहे, वो कहाँ गई चीजें? ये सब झूठ था ना, वो झूठ बाद में जाहिर नहीं हुआ दुनिया वालों में, आपको पता नहीं लगा था, आपको समझ नहीं आई। वैसे ये वहां बयान देने के बाद जाकर ये किया है। मैंने रोका था, मैंने कहा सर ऐसा करें, मुझे पता चला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आप इसको रोकें। जज साहब ने बात नहीं मानी तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक देते तो शायद हालात इतने गंभीर ना होते। क्या गंभीर हो गए? उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या फर्क पड़ा दिया? उसने अपनी तरफ से कीचड़ उछालना तो उछाल दिया, जितना मुमकिन था कीचड़ उछाल दिया। इसके बावजूद आप कहते हैं कि इस मामले की तहकीकात में सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस के कॉन्डक्ट के हवाले से कोई बात नहीं है? सिर्फ बात खत्म जो कर दी उसने खुद जो खत्म कर दी, उसने खुद लिख कर दे दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई किरदार ही नहीं है इस तमाम मामले में, तो चीफ साहब की बात कीजिए। इतने आला सतह के लेवल पे सुप्रीम कोर्ट दिलचस्पी क्यों ले रही है इस मामले में? दिलचस्पी बात सुने, अगर चीफ जस्टिस का मामला खत्म हो गया है तो अब क्यों सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दिलचस्पी ले रही है? अब उनका इसको हुकूमत पे क्यों नहीं छोड़ देती? अब मेरी बात पूरी सुनेंगे तब जब समझ आएगी, वैसे आती नहीं जी। आप सिर्फ सवाल ही करना जानते हैं, जवाब सुनना नहीं लेना चाहिए था जी। ये बड़ी गलत बात होती, ना लेते। ठीक है, ले लिया, पेश कर दिया। अनप्रेसिडेंटेड हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यही बात है ना? कोई करता है और इस तरह? आप अगली बात देख रहे हैं, उन्होंने कहा जी आप ना बैठे, कहा मैं नहीं बैठता। ये है तशरीफ लाए, लिख कर दे दिए, या चीफ जस्टिस पे एतमाद है, वो मामला तो वही खत्म होकर रह गया ना। तो फिर आप क्या दिलचस्पी लेने? अगली बात तो सुने ना। लेकिन दो जज साहबान जो सुओ मोटो पर ले रहे थे, अब उनको रोका तो नहीं जा सकता था, एक्शन तो हो चुका था, दरमियान से वो हट गए। इन दो साहबान ने इसको एक्शन को जारी रखा। इन्होंने बयान लिखा मीर साहब का, कामरान साहब का, और उसके बाद कहा जी अच्छा ये हमारा ऑर्डर है। तो उनका ये एक्ट जो है वो क्या करते, बंद कर देते, बंद नहीं कर सकते थे। ये जो 14 जून को ऑर्डर जारी हुआ दो जज साहबान ने, उन्होंने तो ये मामला खत्म कर दिया था, और उन्होंने लिख दिया था कि अटॉर्नी जनरल के से हम तवक्को करते हैं कि वो जो मशीनरी है, कानून की जो मशीनरी है, उसको हरकत में लाएंगे और परसू करेंगे इस मामले को। ये मामला अटॉर्नी जनरल पे छोड़ दिया। एक सेकंड ना, दोबारा इसमें क्या जरूरत है? बात तो सुने ना। उन्होंने जब कहा ना हम तवक्को करते हैं, तो वो तवक्को उनकी गलत साबित हुई, उनकी वो तवक्को गलत साबित हुई। इसमें कोई ऑर्डर तो नहीं किया था उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया, यही तो सवाल है। अटॉर्नी जनरल ने अपने तौर पर जो आगे किया है ना, वो साबित करता है कि ये उन उम्मीदों पर नहीं उतरे कि कोई फेयर शफाफ किस्म की इंक्वायरी होगी। लेकिन इसमें तो कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हुक्म नहीं दिया था कि इस तरह की टीम हो, उस तरह की टीम हो। उन्होंने तो हुकूमत पे छोड़ दिया था। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप वो लोग चुन लें जो कि मुखालिफ हैं, या उनके हाथ में दे दें जो कि उसके परवुर्दा हैं। ये तो नहीं कहा था उन्होंने। चलें देखते हैं कि आपके हक में कौन सी तहकीकाती टीम जो है आपको जो मुनासिब लगती है, उसकी बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सरदार इसाक से बात जारी रखेंगे, जो वकील हैं अरसलान इफ्तिखार के, जो फर्जंद हैं चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी के। ऐसी तहकीकात हो जिसमें चीफ जस्टिस पे लगाए गए दाग को भी धोना जरूरी है। मेरी बात सुने, इसकी जब रिजल्ट आ जाएगा तब एवरीथिंग के लिए हर शय सामने आ जाएगी। तो आप कैसे प्रिज्यूम कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट आपके हक में आएगा? मैं तो नहीं कहता मेरे हक में आएगा। तो फिर ये जरूरी नहीं है कि चीफ जस्टिस के मामले पर भी तहकीकात होनी चाहिए? चीफ जस्टिस मतलब क्या है इस वक्त मैं जानना चाहूंगा, उसके बारे में तो बयान देकर फारग हो चुका है।
जी वेलकम बैक। सरदार इसाक साहब हमारे साथ मौजूद है। जी सरदार साहब, मेरी गुजारिश सुन लें। मैं कहता हूं कि एक दफा सुओ मोटो एक्शन लेने के बाद बावजूद इसके चीफ साहब हट गए थे। जो कुछ इन दोनों जज साहबान ने किया दैट वाज जस्ट, इट कुड नॉट बी क्लोज एट ऑल। क्लोज नहीं किया जा सकता, आंखें बंद नहीं कर सकते थे। बड़े वाइल्ड किस्म के एलिगेशन लगे हुए थे। तो उन्होंने एक बात कह दी, रिश्वत देने वाला और लेने वाला बराबर है, लिहाजा तहकीकात करें और इसके बाद तीनों खिलाफ तहकीकात करके। तो आप क्या समझते हैं कि मलिक रियाज जो भी कहे वो तो चले, बकौल आपके नाकाबिले एतबार आदमी है, इस तमाम मामले में पूरी कौम जो है परेशान है। बीवी कहे टाक शाक में बैठकर कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा ये है, उसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है? तो शायद किसी की बीवी खामद को सच्चा ना मानती हो सरदार साहब। लेकिन एक बात है, एक सवाल है, एक मलिक रियाज जैसे आदमी पे आप कहते हैं एतबार कर लें कि चीफ जस्टिस ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया, वो इसमें मुलव्वस नहीं है, मगर क्या जो कौम को परेशानी हुई है इतने एक दुनिया के सतह पे जहां चीफ जस्टिस जैसी शख्सियत को एहतराम की निगाह से देखा जाता है, उन पे इल्ज़ाम लगे, आप नहीं समझते कि एक ऐसी तहकीकात हो जिसमें चीफ जस्टिस पे लगाए गए दाग को भी धोना जरूरी है? मेरी बात सुने, इसकी जब रिजल्ट आ जाएगा तो एवरीथिंग विल बी क्लियर, हर चीज सामने आ जाएगी। तो आप कैसे प्रिज्यूम कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट आपके हक में आएगा? मैं तो नहीं कहता मेरे हक में आएगा। तो फिर ये जरूरी नहीं है कि चीफ जस्टिस के मामले पर भी तहकीकात होनी चाहिए? चीफ जस्टिस का मतलब क्या है इस वक्त मैं जानना चाहूंगा। उसके बारे में तो बयान देकर फारग हो चुका है कि हमें चीफ जस्टिस पे एतमाद है, दैट्स ऑल, ही फिनिश्ड द मैटर देन एंड देयर। दैट इज वाई कि इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई का ऑर्डर हुआ। कुछ लोगों का ये तासुर है कि चीफ जस्टिस का बेटा कोई बच्चे नहीं थे, कोई बिल्कुल ही नाबालिग बच्चे नहीं थे कि उनको पता नहीं था क्या हो रहा है, तो उनसे भी सवालात करने की जरूरत है। और चीफ जस्टिस के साथ, उन चीफ जस्टिस के बेटे के साथ उनकी अहले खाना भी थे जो कि उस सफर में मौजूद थे। तो क्या चीफ जस्टिस के इल्म में नहीं था कि उनका बेटा जो है लंदन जा रहा है सफर पे, और चीफ जस्टिस ने ये तक नहीं पूछा कि इसके अखराजात कौन बर्दाश्त कर रहे हैं? मेरे ख्याल में आपको एक बात बता दूं, आप मेरे साथ कभी 24 घंटे यहाँ रहे ना, तो आप बगैर वीज़ा लिए हुए पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएं। हम इतने मसरूफ लोग हैं। मैं अपने घर के बाद कमरों में साल नहीं जाता। बच्चा उनका जवान बच्चा जाके उसने वहाँ फर्म खोल ली। यू नो ही इज नाउ मैरिड फ्रॉम लाहौर, इन-लॉज भी उसके वहीं हैं, ठीक ठाक ताजर हैं। उसने एक फर्म खोल दी। ये 24 घंटे काम करने वाले हैं चीफ जस्टिस, आप पता लगा लें, नॉट लेस देन 2 आवर्स ही वर्क्स। हमें अपनी होश नहीं होती, अपने जाती काम नहीं हम कर सकते। बच्चों का कौन इतना ख्याल करता है लाहौर बैठा हुआ हो कि वो अगर गया है वहाँ तो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आपके ख्याल में चीफ जस्टिस एक अच्छे वालिद साबित नहीं हुए? ना, क्यों नहीं, ही इज द बेस्ट, आई टेल यू फादर आल्सो। लेकिन ये कहें कि वो सुपरविजन जो एक आम आदमी कर सकता है उनसे एक्सपेक्ट करें तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर वो इतने खास मैं आपको अगली बात, इन इल्जामात को भी तो अहमियत देना जरूरी है। इल्जामात को तो वो खुद साफ कर गया, मलिक रियाज खुद साफ कर गया। बैंक स्टेटमेंट दी, हमें हर तरह एतमाद है। लेकिन मलिक रियाज पे लोग यकीन नहीं करते ना, उस जैसे शख्स कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि एक आला सतह पे मामला क्लियर होना चाहिए? हो रहा है ना जी, अब होगा ना, होगा। तो अगर इसमें अरसलान इफ्तिखार पे कोई चीज साबित होती है तो क्या तहकीकात का ये मैंडेट भी होगा कि ये मालूम किया जाए कि क्या चीफ जस्टिस साहब को भी इसका पता था? ये देखे ना, अब रेफरेंस जज साहब ने भेजा हुआ है, जो लिखा है ना, उसके बाद तहकीकात के आने के बाद ही हम सोच सकेंगे क्या हुकूमत के पास ये अख्तियार है कि अरसलान इफ्तिखार के खिलाफ तहकीकात से आगे जाके वो चीफ जस्टिस के इल्म के हवाले से भी तहकीकात करें? क्या ये मैंडेट में शामिल है? मैंडेट में शामिल नहीं। ये मैंडेट किसने तय किया है? ये जज साहबान ने तय किया है। सुप्रीम कोर्ट इस तहकीकात का मैंडेट तय कर चुकी है और चीफ जस्टिस को मामले से अलहदा कर चुकी है। इसलिए अलहदा कर चुकी है कि खुद वो बयान देकर फारिग हो चुका है उनके बारे में। लेकिन उसके बयान पे कौम यकीन नहीं करती। मलिक रियाज इतना काबिल एतबार है नहीं। लेकिन वो क्यों लिख कर दे के बैठा है, बताएं। क्योंकि आप इल्जाम लगे बेटे पे, तो लोग कैसे यकीन करें कि बाप को नहीं पता? नहीं, ये लोगों का मैंने आपको जवाब दे दिया है। मैं आपको बता दूं, साल से मैंने कभी अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ न कभी नाश्ता किया, न दोपहर का खाना, न शाम का खाना। अपने तमाम बच्चों बच्चियों पोतों पोतियों को एक सैटरडे शाम रखे हुए है, सब आते हैं। मगर सर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो नहीं है। नहीं सर, एक बात सुना है, जो एक दुनिया में जाना हुआ नाम है, जो एक लेजेंड है। मैं मसरूफियात की बात करता हूँ आपसे। हम इतने बिजी लोग होते हैं कि हमें इन बातों की होश ही नहीं होती। तो 8 दिनों में 7 दिनों में सिर्फ एक शाम में उनको देता हूँ। मगर सर जब आपके अहले खाना कहीं बाहर के मुल्क जाते हैं, या आपकी जोजा या आपके बच्चे दूसरे आपके एक बेटे के साथ, तो यकीनन आप उनसे राब्ते में तो होंगे। राब्ते में डेफिनेटली होते हैं, पर ये कि वहाँ पैसे कहाँ से लाते हैं भाई, आपको तो ये तो पता है ना कि फर्म है। तो क्या एक जज को बच्चे को ये समझाना नहीं चाहिए कि आपने किससे
पैसे लेने हैं, कर्जा लेना है, मेरी इज्जत का ख्याल रखना है। आई डोंट थिंक सो कि ये उनके लिए जरूरी भी था या वो जरूरी समझते थे। वो अकल बालग बच्चा है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। तो ज़ाब्ता अखलाक में जजों के क्या ये जानना जजों के लिए जरूरी नहीं है कि उनके फैमिली मेंबर्स उनके ओहदे का नाजायज फायदा ना उठा रहे हो? क्या जज को ये नहीं चाहिए कि अपने फैमिली मेंबर्स को ये वजाहत करे? वो ऐसी बात की उम्मीद ही नहीं रखते। जज साहिबान ऐसी बात की उम्मीद ही नहीं रखते, सोच भी नहीं सकते। एक अच्छे जज को अपने बच्चों को समझाना नहीं चाहिए अपने ओहदे के हवाले से? जब कोई बात उनके नोटिस में आएगी जरूर समझाएंगे, लेकिन नोटिस में आए बगैर जब वो समझते हैं कि नॉर्मल वे चल रहा है, शादीशुदा है, इन लॉज के पास है, लाहौर रह रहा है, फर्म चला रहा है, तो क्या वो ख्वाब आया उनको कि वो गलत काम कर रहा है? क्या इस तहकीकात में सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी चाहिए थी? करनी चाहिए थी डेफिनेटली। जब एक दफा मामला आ गया था बाहर, मामला चीफ जस्टिस के बेटे का है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस इस मामले में आजादाना फैसले कर सकेंगे? एक सेकंड, उन्होंने मलाइन करना किया ना सिर्फ चीफ जस्टिस को बल्कि सुप्रीम कोर्ट को मलाइन किया था। ये बात थी ना, ये बात थी। और आपको आप तो कह रहे हैं मलक रियाज ने, आपने अभी कहा कि मलक रियाज ने कहा है कि चीफ जस्टिस में शामिल नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहां से मलाइन होगी? देखिए ना, वो ऑलरेडी पहले आ चुका था, दुनिया सुन चुकी थी, अखबारों में आ चुका था कि मलक रियाज ने जब कह दिया कि चीफ जस्टिस का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, अब तो सुप्रीम कोर्ट इसमें फिर क्यों इसको इसलिए कि ये बाकी भी इल्जामात हैं अरसलान के खिलाफ, उनको भी गाज कर लिया जाए। उनकी वजह से भी अदलिया पे हरफ आ रहा है, उनकी वजह से अदलिया पर अब हरफ नहीं रहा, वो तो खत्म हो गया। इस मामले में क्यों दिलचस्पी ले? मेरा मतलब है एक मामला उनके सामने पेश है, वो कहते मैंने रिश्वत दी, वो कहते मैंने नहीं ली। वो देखना चाहते हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ भी है या नहीं, मामला हुआ या नहीं। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये मालूम करेंगे कि अरसलान इफ्तिखार जो बैरून मुल्क दौरे पे गए थे, उनके अखराजात के हवाले से जो इल्ज़ाम लगे अभी तक, उस हवाले से क्या मालूमात सामने आई। खलील को एक किस्म का आप कह रहे हैं प्लांट किया गया, प्लांट किया गया बदनीति से और साजिश से। अरसलान इफ्तिखार को ट्रैप किया गया, मलाइन किया गया। जो वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई चीफ जस्टिस साहब से लाहौर में, कोई सपोर्ट नहीं मिलती कहीं से। इनकम टैक्स कितना दिया है अरसलान इफ्तिखार? वो सारा दिए हुए बकायदा, मैंने नहीं चेक किया ये। वेलकम बैक। सरदार इसहाक हमारे साथ मौजूद है। सरदार साहब, बैरून मुल्क के दौरे के हवाले से जो वहाँ पे होटल में स्टे के हवाले से इल्ज़ामात लगे, अब तक क्या मालूमात सामने आई? मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमने अपनी कंसाइज स्टेटमेंट में इन तमाम बातों का मुफस्सल जवाब दे दिया है। हम एस्टेब्लिश करेंगे कि कतई कोई ऐसी बात नहीं हुई कि इनसे बैरिया वालों से पैसे लेकर ये वहाँ रहा है, और जहाँ जितना वहाँ रहा है वो तमाम पेमेंट उस शख्स को जिसने वहाँ अरेंजमेंट किया था, जिसका नाम ज़ैदुर रहमान है, उसको थ्रू चेक पेमेंट कर दी गई थी 45 लाख रुपीज़ फ्राम दी अकाउंट ऑफ अरसलान टू हिज अकाउंट, जो हमने कंसाइज स्टेटमेंट लिख कर दे दिया था। अच्छा, लाहौर में जो मुलाकातों के हवाले से इल्ज़ाम एक लगा कि वहाँ पे खलील भी मौजूद होता था, जो कि ज़ैदुर रहमान का कज़न है या जो भाई है, कज़न। उन मुलाकातों में एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, वो कौन थे मुलाकात? एक बात है, ये इसने उस दिन कहा कहीं टीवी में पहले दिन, लेकिन इसकी कोई किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है कहीं से भी, बिल्कुल। वो तो मुंह में जो आता उस दिन कहता गया, वो ही बस बाकायदा प्रॉम्प्ट किया हुआ था, फूका हुआ था अच्छी तरह, तो जो लगा रहा बिला वजह बेरबत बात थी। आपने देख ली हुई जो सूरत हाल थी उसकी, इस बात की कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिली। जो वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई चीफ जस्टिस साहब से लाहौर में, कोई सपोर्ट नहीं मिलती कहीं से, न वज़ीर आज़म ने माना है न किसी और ने माना। खलील साहब जो थे वहाँ पे, खलील जो है ना, मैं आपको बता चुका हूँ, ये अब हमें पता चला है कि बिजनेस पार्टनर ऑफ दिस मलिक रियाज। उसके कुछ सबूत भी सामने आए हैं। हाँ है। तो खलील को एक किस्म का आप कह रहे हैं प्लांट किया गया, अरसलान प्लांट किया गया बदनीति से और साजिश से। इस मामले में अरसलान इफ्तिखार को ट्रैप किया गया, मलाइन किया गया, ताकि उस जरिए चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट को मलाइन किया जाए। और अरसलान इफ्तिखार ट्रैप हो गए। हो गया अपनी सादगी की वजह से। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये नहीं हुआ। इस बात का कोई जवाब उनके पास है कि 45 लाख रुपीस का चेक
फ्रॉम दी अकाउंट टू दी अकाउंट ऑफ ज़ैद रहमान गया है, ये हमने किस खाते में इसको दिए थे, और इसका कोई जवाब उन्होंने अपनी कंसाइज स्टेटमेंट में नहीं दिया। और ये जो 45 लाख रुपीस आपने वापस किए इसका रिकॉर्ड है? डियर, मैंने चेक नंबर लिखा है, अकाउंट नंबर लिखा है, ज़ैद रहमान का अकाउंट नंबर लिखा है, डेट लिखी है। सो चीफ जस्टिस की फैमिली 45 लाख रुपया खर्च करके ये दो दफा का है। 2 दफा का है। लंदन की सैर को 2 दफा गई। हाँ, लंदन की सैर को 2 दफा गई जी। लंदन में मतलब वेकेशंस पे गए थे, जी वेकेशन पे गए थे। और ये जिंदगी में सिर्फ 2 दफा ही ऐसा हुआ है कि वो लंदन गए हों। तो पहली दफा जब गए तो उस वक्त फौरी पेमेंट नहीं की, डियर इस तरह बात किया लेकिन सेकंड टाइम खलील रहमान ने कह दिया था, खलील ने कह दिया था कि आप वहां पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, वापस आएंगे तो यहाँ कर देना। ये फिर टालता रहा ना पहले। तो पहली दफा भी जब लंदन गए तो चीफ जस्टिस साहब को पता नहीं चला कि किस तरह खर्चे हो रहे हैं, और दूसरी दफा भी लंदन गए तो चीफ जस्टिस वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए वो खर्चे का हिसाब लगाते रहे होंगे। आपका क्या ख्याल है? पूरे मुल्क का खर्चा कर रहे हैं, क्या हिसाब लगा रहे हैं चीफ जस्टिस? जब कोई नोटिस में आती है बात तब, वैसे नहीं, वैसे नहीं। अब एक और बात है, वो वहां अपनी एक फर्म चला रहा था चीफ जस्टिस साहब ने, ठहरे ना, लाहौर में एक फर्म चला रहा था। यू कुड वैलिडली अंडरस्टैंड कि अपने खर्चात पर गया है। फ्रॉम वेयर शुड नो, या तो काम ना कर रही फर्म 45 लाख का खर्चा करके एक इसका जवाब ही सुन लीजिएगा। ये भी लोगों को वहम है जो 95 लाख तो 95 करोड़ पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकायदा रिटर्नें दाखिल हुई हैं, ऑडिट हुआ है, वो रिटर्नें हमारे पास मौजूद हैं। इनकम टैक्स कितना दिया अरसलान? वो सारा दिए हुए हैं बाकायदा कितना रिटर्न। है? मैंने नहीं चेक किया ये, लेकिन रिटर्नें दी हुई है, इनकम टैक्स अदा किया हुआ है, बाकायदा ऑडिट हुआ हुआ है उसका। ये उस वक्त की तो जमा है, अब नहीं जमा कराई हमने, आपको ये ख्याल हो। अब एक और देखें, परसों कामरान ने एक और बात छोड़ी, मुझे बड़ा दुख होता है। एक वो मीर साहब भी हैं, मैंने उसको देखा पेश होता है, बड़े आराम से तमीज़ से करता है, उछलता कूदता आता है ये, और जो मुंह में आता है पता लगता है कि पता नहीं क्या करने वाला है। अब इसने उसे ये बयान दे दिया कि अब वो बाहर जा रहे हैं, टीम जा रही है, वहाँ इसके अकाउंट्स हैं, फॉरेन अकाउंट्स हैं अरसलान के। मैंने कल जाकर नहीं है अकाउंट्स सर, मैंने कल टीवी में जाकर कहा, मैंने कहा खौफ खुदा करो, पहले तहकीक कर लिया करो। मैं कहता हूँ एक अकाउंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए, डिफेमेशन है। क्यों नहीं करते अरसलान इफ्तिखार डेफेमेशन का केस? चीफ जस्टिस क्यों नहीं करते डेफेमेशन का केस सहाफियों के खिलाफ? अब जवाब सुने ना, मुझे सवाल पूछा साफी ने कि आप क्यों नहीं कर, मैंने कहा मेरी कोई जाती दुश्मनी है उसके साथ कि मैं करूं, मुझे अरसलान के एक मिनट नहीं लगाऊंगा, जरूर करूंगा। तो क्या चीफ जस्टिस का हक है कि वो भी हद तक इज्जत का दावा करें इन सहाफियों पे? देखिए मेरी बात सुने, कानून क्या कहता है? यार मेरी बात तो सुनना। अब मैं हूं कहीं जा रहा हूं, फर्ज कीजिए खुदा ना करे कोई रास्ते में मुझे गाली दे, तो आपका क्या हाल है? मैं उसको गाली दूंगा? नहीं दूंगा ना। फर्क होता है कि इज्जत का, एक मकाम का। ये उनकी जात का मामला नहीं है, चीफ जस्टिस के ओहदे का मामला है। अब बात तो पूरी सुने। हमेशा ये लोग जो होते हैं ये कोशिश करते हैं कि किसी बात को जब तक बहुत ही मजबूरी ना हो उनको मुद्दई बनकर कहीं नहीं जाना चाहिए, और ये असूल भी यही है। आपको भी है, मैं हदायत करता हूँ मुद्दई न बनना कभी। अच्छा, ऐसे इस मुल्क में दिल्ली लोग खार होकर रह जाएंगे। आपके मशवरे जरूर अमल करेंगे। आखिर में ये बताएं, बतौर वकील आपने मुफ्त मशवरा तो दे दिया है, अब ये बताएं चीफ जस्टिस के बेटे का वकील बनना, ये तो बड़े सादत तो बड़े एहसास की बात है। एक तारीख बनाने जा रहे हैं आप। नहीं, एक बात, उनकी वकालत की वजह से आपका नाम तो और कहीं फीस तो बहुत नहीं बढ़ गई। एक सेकंड, पहले ये जरा मुझे बता दीजिए कि मेरे पास केसेस आते हैं खैबर से लेकर ना कराची के एंड तक, बताऊं आपको लिस्टे में किसी एक बार में आप टेलीफोन करके मेरा नाम तो ले जरा, एक दफा तो उछल पड़ेंगे लोग। तमाम बार एसोसिएशन तमाम जिलों में मेरे डिसाइडेड केस जाते हैं। आए ना किसी ने मेरा फौजदारी केस सुना ना सुप्रीम कोर्ट में बैठ के, आपको समझ आ जाएगी। ओपन कोर्ट्स में जजेस ने नहीं कहा कई दफा कि सरदार साहब आए ना मेरी हेल्प करें। ओपन कोर्ट में जजेस ने नहीं कहा कि सरदार साहब जैसे आप जैसे बेहतर कोई केस तैयार नहीं करता। लोगों को नहीं कहा कि अगर आपने सीखना है तो जाकर, चीफ जस्टिस पंजाब ने ख्वाजा शरीफ साहब ने आकर यहाँ कहा था अगर कोई मेरा बेटा पिंडी प्रैक्टिस कर रहा होता तो मैं उनको सरदार साहब का शागिर्द बनाता। पिंडी वालों आप इतने लकी, तो मुझे किसी शोहरत की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये वो वजह कभी टीवी पर मैं नहीं जाता ताकि लोग ना कहें ये टीवी वाला वकील है।
अल्लाह ने मुझे इतनी शोहरत दी है कि आपको मैं बता दूं कोई अनमैचेबल है। अगर ये एजाज की बात है आपके मेरे लिए डेफिनेटली एजाज की बात है कि चीफ जस्टिस के बेटे का केस आपने लिया, मेरे लिए एजाज की और बात शायद इसी वजह से लिया है कि वो चीफ जस्टिस के बेटे थे। है। जी हाँ, और बात भी सुन लेने मेरी, नहीं दूसरी बात ये भी है, टू सेव दी ऑनर ऑफ द जुडिशरी आल्सो, ये भी मेरे जहन में बात थी कि इसका स्टिग्मा लगेगा, लेट मी वॉश इट, ये भी दूसरी बात। तो अगर ये स्टिग्मा सही है तो फिर भी इसको वाश होना जरूरी है। अगर सही है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बताऊं आपको कि झूठ है, झूठ का पलंदा है। जरा थोड़ा बैक में तो जाए ना, आपको पता नहीं और कौन लोग हैं के पीछे, और आपको पता होना चाहिए ना, वो लोग जो रिमूव हुए हैं, जो हुकूमत में है, सदर जरदारी, वजीर आजम, आपके ख्याल में हुकूमत भी साजिश के पीछे है? बिल्कुल पीछे, जम के पीछे है। क्यों कि ये वाहिद शख्स है जो कोहिमाला की तरह करप्शन के खिलाफ खड़ा है, और उनको जो खुली छुट्टी मिली खाने पीने की, वो इसने बंद लगा दिया है। और क्या है, और की क्या दुश्मनी उनके साथ। मारूफ कानूनदान, पाकिस्तान के नामवर फौजदारी वकील जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साहिबजादे अरसलान इफ्तिखार पर लगाए गए माली बदनवानी के मुकदमात में उनकी अदालतों में नुमाइंदगी कर रहे हैं।